हेलो एवरीवन, आई एम अभिराम भटकंकर। जर्नी रही है और इस जर्नी की मेन वजह थी थिएटर करना है और थिएटर ही करना है। ये सोचकर मैंने ये सारी जर्नी की है। कोल्हापुर आप जानते ही है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र का एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, जहाँ पे नाटक भी होता है, सिनेमा भी होता है। और उसके बाद पुणे में आपने सुना होगा कि वहाँ पे पुरुषोत्तम करण और मेरे पहले चंद्रकांत कुलकर्णी जी ने, जो डायरेक्टर है, उन्होंने इसके बारे में बात ज़रूर की है। तो पुणे के बाद फिर दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो एक सफ़र था वो, और उसके बाद मैं अभी बॉम्बे में हूँ। मुंबई और पुणे दोनों जगह पे मैं थिएटर करता हूँ और बतौर लेखक, बतौर अभिनेता और कभी कभी बतौर दिग्दर्शक भी मैं, निर्देशक भी मैं काम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कोकोनट थिएटर को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब आज का ये जो सिचुएशन है ये बहुत मुश्किल है। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज। एक डिफ़िकल्ट पॉज आया है हमारी पूरी ज़िंदगी में। मतलब देखिए कितना इंटरेस्टिंग होता है। हमेशा से ये कहा जाता है कि इमेजिनेशन इज़ लेस रिचर देन रियलिटी। सब कुछ, मतलब सचमुच आप सोचिए कि अगर किसी नाटक में अगर मैं ये लिखता कि पूरी दुनिया ठप पड़ी है, एक भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है, कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो लोग कहते कि ये इमेजिनेशन है, ये फैंटेसी है, ये सच नहीं है। तो आज हम इतने बड़े एक पॉज में हम लोग गुजर रहे हैं। तो कोकोनट थिएटर को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में कि हमको मालूम नहीं है ये पॉज कब खत्म होने वाला है, ये अनएंडिंग पॉज लग रहा है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी मजबूरियां, अपनी दौर से गुजर रहे वो हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। तो ये मतलब थिएटर वालों का जो है कि रिहर्सल के बाद चाय पानी के लिए जाना, हम आजकल वो भी बंद है, लेकिन कोकोनट थिएटर ने हमें ऑफर किया है। तो चलो इस बहाने मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी दुविधाएं, अपने संभ्रम, अपनी सोच, चिंतन बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन अपना एक चिंतन अपने आपके साथ बांटूं एज अ राइटर, मैं आज बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले सचमुच मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कोकोनट थिएटर का। आज मैं जिस के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि डाइकोटोमी ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिलेवेंस। ये जो द्वैत है उसके साथ मैं एक शब्द ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, द्वंद्व, द्वैत और द्वंद्व, क्रिएटिविटी और रेलेवेंस के बीच का, जिससे एक लेखक, एक प्लेराइट गुजरता है। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी जो है वो हमारा इनर फोर्स है, और रेलेवेंट होने की जो चाहत है या जद्दोजहद है वो एक आउटर फोर्स है। अब देखिए ना कि एक आम आदमी में, और मतलब जिसे हम बहुत ही भाषा में लेमैन कहते हैं, उसमें और एक क्रिएटिव आदमी में ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन वो भी जीता है, जीवन हम भी जीते हैं। वो भी जीवन के हर अनुभव से गुजरता है, हम भी गुजरते हैं। फर्क छोटा सा ये है कि जीने के साथ साथ हम उसे देखते भी हैं, और देखते देखते हम उसे समझने की कोशिश करते करते हम उस चीज को, मतलब हमारा एक परसेप्शन होता है अपने सराउंडिंग की तरफ देखने का, और उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसका एक सारांश, जो हमारे सराउंडिंग का जो एक सारांश है, वो हम
किसी न किसी माध्यम से शेयर करने की कोशिश करते हैं, व्यक्त एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद आता है। हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नॉवेलिस्ट थे वेंकटेश माडगुलकर। उनकी लाइफ का ये छोटा सा इंसिडेंस है। वो बच्चे थे, वो खेल रहे थे और उन्होंने लिखा है कि वो मैदान में खेल रहे थे और एक मछुआरा उनका दोस्त था, वो आया और वो मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था। तो उन्हें उससे कहा कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। दिन भर माडगुलकर साहब खेलते रहे और शाम को वो मछुआरा, जब उनका दोस्त दोबारा लौटा तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई मछलियां मिली? अब इसका जवाब क्या हो सकता है? हाँ, मछलियां मिली, नहीं मछलियां नहीं मिली, जितनी चाहता था उतनी नहीं मिली, उम्मीद से ज्यादा मिली, कॉन्वर्सेशन खत्म होता है। लेकिन उनके दोस्त ने, जो मछुआरा था, उसने कहा नहीं, आज एक भी मछली नहीं मिली। और उसके बाद उसने एक लाइन ऐड की, उसने कहा आज शायद नदी को एकादश थी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद नदी को एकादश थी। यहां से शुरू होता है ये एक्सप्रेशन का या एक्सप्रेस करने का एरिया। मतलब वो भी जीवन को देखता था, जीवन को जीता था, जीते जीते जीवन को देखता था, उसको कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करता था और उस इंटरप्रिटेशन को उसने इंटरेस्टिंग तरीके से ये कह दिया आज नदी को शायद एकादश थी। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से शुरू होता है हमारी क्रिएटिविटी का जो एरिया होता है वो। लेकिन इस पूरे पायदान पर ये जो सारी स्टेप्स है, देखना, समझना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, उसका एक सारांश निकालना, ये सारा इनर फोर्स है और ये सब कुछ चलता है, वो अपने अंदर चलता है। और उस पूरे प्रोसेस में हम अकेले होते हैं, एक लोनलीनेस है, एक अकेलापन है, उसके साथ साथ हम ये सारी चीजें हमारे अंदर चलती रहती है। तो इसलिए मैंने ये कहा कि ये इनर फोर्स है, ये हमारा स्वभाव धर्म है किसी भी क्रिएटिव आदमी का, कि जीवन को देखना, उसे जानना, उसे समझना, उसको एनालाइज करना और उसका इंटरप्रिटेशन, उसका सारांश, उसका जिस्ट निकालने की कोशिश करना। अब ये सारी चीजें करने के बाद मैं उसे किसी न किसी फॉर्म के जरिए एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है वहां से शुरू हो जाता है रेलेवेंट होने या ना होने का एक सिलसिला। मैं अपने आप को नाटक के माध्यम से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं और अब मैं ये महसूस करता हूं कि नाटक ये एक ऐसा फॉर्म है कि एक आदमी लिखेगा, बहुत सारे लोग उसको एक साथ तैयार करेंगे, उसमें शामिल होंगे उस प्रोसेस में और बहुत सारा ऑडियंस जो है वो उसे देखेगा। तो एक से शुरू होकर अनेक तक का ये जो प्रोसेस है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेवेंट होने का जो एक बोझ, बर्डन या ऑब्स्टैकल जो है वो क्रिएटिविटी के साथ साथ आने लगता है। और वहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डायकोटोमी है या ये जो द्वैत है, ये जो द्वंद्व है, ये यहां से शुरू होता है। अब ये कैसे शुरू होता है? तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक्सप्रेस होने की, रेलेवेंट होने की जब कोशिश होती है तो हमेशा से हम ये कोशिश करते हैं समय के साथ साथ, मतलब मैं काल के साथ साथ काल संगत रहने की कोशिश करता हूं, समय के अनुसार चलने की मैं कोशिश करता रहता हूं रेलेवेंट होने के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज है, उसके लिए मुझे आज के इस समय को समझना पड़ेगा और आज के दौर को समझना पड़ेगा। लेकिन आज का दौर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना स्पीडी है कि आज जो रेफरेंसेस हम यूज करते हैं वो कल आउटडेटेड हो जाते हैं। इतनी पेस हमारे लाइफ की बढ़ गई है, इतनी पेस, इतनी स्पीड हमारे लाइफ की बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक नाटक में जो 1994 में मैंने लिखा था और जो मराठी में, हिंदी में, कई सारे लैंग्वेजेस में वो खेला भी गया था। मराठी में जिसका नाम है जैसा प्रश्न, हिंदी में सवाल अपना अपना। अब इस नाटक में मैंने एक सीन लिखा था कि एक घर है, मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें अचानक बॉस जो है उस आदमी का, वो उसको फोन देता है, वो उसको फोन देता है और टेलीफोन आता है घर में। अब टेलीफोन आने के बाद घर में सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि 1994 में घर में टेलीफोन आना ये एक सेलिब्रेट करने वाली ही बात थी। लेकिन
ये नाटक जब दोबारा 2005 में खेला गया और फिर उसके बाद 2018 में दोबारा ये खेला गया, तो ये जो टेलीफोन आने के बाद जो सेलिब्रेशन वाला जो सीन है वो तो आउटडेटेड हो गया। क्योंकि आज मैं सुबह डिसाइड करता हूं मुझे फोन लेना है, मैं मोबाइल की गैलरी में जाता हूं, एक मोबाइल खरीद कर लेके आता हूं, मेरे पास आज फोन है, जबकि मैंने सीन लिखा था तब 3-3 साल इंतजार करना पड़ता था। तो अब स्पीड जो है वो केवल रेफरेंस के हिसाब से ही नहीं बदलता, ये तो बदलता ही है। पेजर आया 6 महीने में आउटडेटेड हो गया, मोबाइल आया, उसके अलग अलग नए नए जो वर्जन्स आने लगे उससे पीछे वाले आउटडेटेड हो गए। किसी नाटक में अगर मैंने ये सीन लिखा है कि घर में फोन बजता है और आंसरिंग मशीन बजता है और उसमें एक मैसेज रखा जाता है, आज ये सीन उसी नाटक का सीन आउटडेटेड लगने लगता है। अच्छा, ये सिर्फ डिटेल्स या रेफरेंस को लेकर ही नहीं है, हमारी मानसिकता में जो फर्क पड़ा है, आज हम इतना सारा कंटेंट देखते हैं टेलीविजन पे और सारी चीजों पे कि 10 साल पहले एक आदमी की हत्या, 10 आदमी मारे गए, 40 लोगों की मौत हो गई। ये सारी न्यूज जो है वो हमारे ऊपर कितना असर करती है? वो असर क्यों नहीं करती? क्योंकि वजह यह है कि मतलब जो बदलाव टाइम के साथ साथ आता है, समय के साथ साथ, वो बदलाव केवल मैंने जैसे कहा मोबाइल पेजर ऐसे रेफरेंस या चीजों का नहीं होता, हमारी साइकोलॉजी में भी एक फर्क, इस तरह का जो बदलाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है। वो सारा बदलाव जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के स्पीड को, पेस को समेटने की जद्दोजहद जो है वो राइटर की हमको आजकल बहुत सारी दिखने लगती है। अब उसके बाद एक और चीज होती है, इस आउटर फोर्स की जो बात होती है, हमेशा से ये कहा जाता है, जैसे कि मराठी क्रिटिक्स का तो हमेशा ये कहना होता है कि आसपास के मतलब सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में तो आप बात नहीं करते। वो हमेशा से हमको ये सवाल पूछते हैं कि भाई महाराष्ट्र में, संयुक्त महाराष्ट्र का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके ऊपर नाटक नहीं है। कर्नाटक महाराष्ट्र का सीमावाद जो चल रहा है, जो सीमा में को लेके जो बहस चल रही है, उसके बारे में नाटक नहीं है। मुंबई के जो राइट्स हुए उसके बारे में नाटक नहीं है। तो द्वैत और द्वंद्व यहाँ पे शुरू हो जाता है रेलेवेंट होने का, कि मुझे ये सवाल आता है कि क्या इसका मतलब ये है कि एक प्लेराइट को हर रोज जो हेडलाइन छपती है उस हेडलाइन को लेके एक नाटक लिखना है, हेडलाइन का ड्रामेटाइजेशन करना मतलब रेलेवेंट बनना है क्या? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके लिए एडिटोरियल तो है, अखबार में कई सारे आर्टिकल्स तो आते हैं, और फिर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रेलेवेंस को हम रिपोर्टाज के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार आसपास घटने वाली घटनाओं का रिपोर्टिंग उसको हम रेलेवेंट समझने की गलती कर बैठते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा थिएटर रेलेवेंट नहीं है, हमारे थिएटर का रेलेवेंस क्या है ये ढूंढने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि क्या आसपास घटने वाली घटनाएं जैसे अखबार में छपती है, क्या वैसे ही वो आपके एक लेखक के अंदर उतरती है? क्या वो वैसे ही एक लेखक के अंदर उतरकर उसकी राइटिंग से बाहर आती है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इन राइट्स को लेके ही। मुंबई में बहुत ही दुर्भाग्यशाली दंगे हुए थे, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, वो सारे विवाद के बाद। तो कर्फ्यू लगा हुआ था। मैं मुंबई के एक चौल में पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था, और हमारी जो चौल थी वो दादर में थी, और पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था, मिलिट्री आई हुई थी, सब कुछ बंद था। मैं अपनी गैलरी के, हमारी जो गैलरी थी, कॉमन गैलरी थी चौल की, वहां पे खड़े हुए खाली रास्ते को मैं ताकता रहता था, और मैंने एक चीज महसूस की, लोग घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन हर गुरुवार को मेरे बिल्कुल चौल के सामने एक मठ था, एक स्वामी जी का मठ था, लोग दर्शन के लिए आते थे, गुरुवार को कतार लगा के खड़े रहते थे। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया, ये क्या ताकत है जो लोगों को मौत के खौफ से दूर करके घर से निकालकर उस मठ तक लेके आती है, उस आश्रम तक लेके आती है दर्शन करने के लिए? ये क्या ताकत है? फिर मैं ये सोचने लगा, अगर ये ताकत लोगों को इकट्ठा दर्शन के लिए ला सकती है, रायट्स और इन सारी दंगों, इन सारी चीजों के खिलाफ खड़े रहने की ताकत क्यों नहीं देती? फिर मैं ये सोचने लगा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मेरे मन में सवाल आने लगे। फिर मैं ये सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बचपन में हमारे मन में ईश्वर का अस्तित्व जो है
उस ईश्वर के अस्तित्व को इंजेक्ट किया जाता है अपने मन में बचपन से, और धीरे धीरे वो ऐसे इंजेक्ट किया जाता है कि धीरे वो हमारी मजबूरी बन जाती है। मेरे मन में वो नाटक आया जैसा तैसा प्रश्न, जिसे JNU में बहरूप नाम का जो ग्रुप है उन्होंने सवाल अपना अपना नाम से किया था। समकालीन के मैगजीन में आपको वो पढ़ने को भी मिलेगा, छपा हुआ है। तो अब मेरे मन में सवाल ये आता है कि ईश्वर के अस्तित्व को लेकर मेरे मन में वो सवाल आने लगते हैं उन दंगों की, उस खालीपन से और खाली सड़कों को देख के, और उस आश्रम को देख के, उस मठ को देख के। फिर मैं ये महसूस करने लगता हूं कि ईश्वर का कोई बाजार करता है, कोई ईश्वर को नकारता है, जो नास्तिक मत प्रवाह चारवाक का जो है। कुछ लोग उसे बिना सोचे बिना समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उनकी आदत या मजबूरी बन जाता है। और नए जनरेशन के ऊपर इन सारी चीजों का मिला जुला एक असर होता है और वो उसमें से अपना रास्ता ढूंढते हैं। और उसके ऊपर मैंने नाटक लिखा जैसा तैसा प्रश्न, सवाल अपना अपना। अब मैं ये महसूस करता हूं कि दैट वॉज माई रिएक्शन अबाउट द रॉयट्स। वो मेरी दंगों को लेकर रिएक्शन थी। तो क्या ये रेलेवेंस नहीं है? क्या मैं रेलेवेंट नहीं हूं? क्या रेलेवेंट को हम इतने 1+1=2 इस तरह से देखने की कोशिश करेंगे? और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से रेलेवेंस जो है वो कहीं ना कहीं जाकर उसके बारे में हम एक मतलब चौखट के दायरे में देखने की कोशिश करते हैं। फिर ये होता है कि कई बार एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि नाटक सोशली रिलेवेंट होना चाहिए। मेरे बिहार के कई सारे दोस्त थे मेरे NSD में, वो हमेशा कहते थे जो नाटक व्यवस्था के खिलाफ बात नहीं करता उसे हम नाटक ही नहीं मानते। वो क्या नाटक है? फिर नाटक क्यों कर रहे हो? वो सोशली रेलेवेंट होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है, एक कंपटीशन में मैं जज था, मेरे साथ और 2 मराठी के बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, सीनियर थे, वो जज थे। एक नाटक हुआ, बहुत ही खूबसूरत नाटक था, और इतना खूबसूरत नाटक था, लेकिन वो मर्डर मिस्ट्री थी, 1 एक्ट प्ले था, हमने उसको अवार्ड दिया। तो बच्चे बहुत चौंक गए। तो मैंने उनसे कहा कि अरे आप क्यों चौंक गए, आपने तो बहुत बढ़िया ये किया। तो उन्होंने कहा कि नो बट वी डिडंट गिव एनी सोशल मैसेज ना थ्रू आवर प्ले। मतलब अगर मेरे सोशल मैसेज नहीं है तो वो नाटक ही नहीं है। तो रेलेवेंट होने को हम छोटे छोटे उसके दायरे बना देते हैं, उस दायरों में हमने उनको बांध देते हैं। तो ये विनीत भाई नमस्कार ये छोटे छोटे दायरों में हम उन्हें बांधने की कोशिश करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये सारी रेलेवेंट होने की जो बातें हैं, ये बातें किसी मतलब एक राइटर के दिमाग को कुरेदने लगती है। और फिर ये जो पूरा बाहर का जो कोलाहल है, एक्सपेक्टेशन का कोलाहल है, रेलेवेंस नाम की चीज का ये जो पूरा कोलाहल है, वो कोलाहल कहीं ना कहीं जाके मेरा जो इनर फोर्स है, उस इनर फोर्स के ऊपर दबाव डालने लगता है। उसके बाद एक बात और भी होती है कि कई बार कई दौर किसी न किसी विचारधारा से किसी न किसी रूप से संबंधित होते हैं, प्रभावित होते हैं, और फिर हमारे नाटक अगर उस विचारधारा से रिलेटेड है तो कहीं न कहीं जाके एक हम मतलब पूरे ऑडियंस को उस दौर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो नाटक रेलेवेंट माने जाते हैं। जो गोरकी ने फेस किया था तलघर में, लोअर डेप्थ में गोरकी ने एक लाइन लिखी थी, सब कुछ पेट तक सीमित नहीं होता, पेट के परे भी कुछ होता है। अब ये एक वैश्विक सत्य है, उसके बावजूद भी मैक्सिम गोरकी को बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उसका सोचना उस वक्त की दौर की विचारधारा के साथ सुसंगत नहीं था, उसके साथ वो नहीं जा रहा था। अब मुश्किल ये हो जाती है कि इस तरह से आप उस दौर के साथ अगर नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिलेवेंट ना होने का अपने आप को एक डर लगने लगता है। तो ये सारा कोलाहल जो है, वो कोलाहल कहीं ना कहीं हमारे इनर फोर्स पे दबाव डालता है। दबाव डालने तक की बात तो मैं महसूस कर सकता हूं, मैं मंजूर कर सकता हूं, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी डंडा लेकर खड़े हैं। वो कहते हैं कि जो लेखक वर्तमान के प्रति ईमानदार नहीं है वो अनंत काल के प्रति क्या होगा। तो मतलब दोबारा इस वर्तमान के प्रति ईमानदार होने का चक्कर जो है वो रेलेवेंस के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, और वो रेलेवेंस कहीं ना कहीं
हमारे इनर फोर्स पे दबाव डालने लगता है। हल्के सा दबाव डालना, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन जब वो उसको प्रभावित करने लगता है और हम हमारे इनर फोर्स को उस तरह से प्रभावित होने देते हैं, तब बात बिगड़ने लगती है। रेलेवेंट होने के लिए मैं अपने परसेप्शन को बदल देता हूं, मैं अपने जीने को बदल देता हूं, जीने की तरफ देखने के परसेप्शन को बदल देता हूं। उस परसेप्शन के बाद जिस तरह से मैं इंटरप्रेट करने लगता हूं, उसे भी मैं बदलने लगता। ये सारी जो बातें हैं, हर पायदान पर, हर स्टेप पर अगर ये मैं प्रभावित होने लगता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी विचारधारा का, उस दौर की विचारधारा का, फिर चाहे वो किसी अधिकृत विचारधारा ना हो, लेकिन उस सोच का माउथपीस बनने की कोशिश करने लगता हूं। और कई बार मुझे ये डर लगने लगता है कि रिलेवेंट होना और पॉलिटिकली करेक्ट होना, इसमें जो एक बहुत बड़ी सीमा रेखा है, उसे समझना बहुत जरूरी है। कई बार मैं सोशली रिलेवेंट होने के चक्कर में पॉलिटिकली करेक्ट होने की जब कोशिश करने लगता हूं, तो बहुत बड़ी मुश्किल होती है। और आउटर फोर्स जब इनर फोर्स पे दबाव डालने लगता है, आइंस्टाइन याद आते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं, समय जो है वो चल रहा है, वर्तमान और भविष्य, कल, आज और कल, ये मनुष्य ने के अनुसार बनाए हुए सेगमेंट्स है। ये इल्यूजन है उसने खुद के लिए जो क्रिएट किया हुआ है। फिर अगर आइंस्टाइन की तरह से अगर हम देखें, तो एक लेखक को किसी एक समय के साथ अपने आप को जोड़ना कितना गलत होगा। मतलब लेखक का कोई एक टाइम ही नहीं होता, या किसी एक टाइम के साथ संबद्ध रहने की लेखक को जरूरत ही नहीं होती। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डाइकोटॉमी की बात जो मैं बार बार कर रहा हूं, ये जो द्वैत है, ये जो द्वंद्व है, द्वैत भी है और द्वंद्व भी है, कि क्रिएटिविटी शोरगुल के साथ जब जोड़ी जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर वो बहुत प्रभावशाली बन जाती है, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी दूसरे स्थान पर जाती है और रिलेवेंस पहले स्थान पर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक वैश्विकता की बात लेखक करने की कोशिश करेगा, मतलब मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे याद आता है कि उस वक्त मैं दुबे जी के साथ तुगलक कर रहा था। पुणे में हमारा छोटा सा ग्रुप था, उसमें दुबे जी आते थे। हमने तुगलक नाटक किया। नाटक के एक सीन में हम सब उस सीन को जानते हैं कि नजीब जो है वो तुगलक को मारने की कोशिश करता है, और तुगलक को मारने की कोशिश में तुगलक उसे मार देता है, लेकिन कहता है कि लोगों को ये मत कहो कि उसने बगावत की, मगर ये कहो कि बागी लोगों को उसने मारने की कोशिश की, उस हमले में वो खुद मारा गया, वो शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा दो। और उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो बर्नी जो कैरेक्टर है वो मुस्कुराकर कहता है कि हुजूर, आपकी राजनीति में आप मुर्दों को भी नहीं बख्शते, मुर्दों को भी बख्शा नहीं जाता। ये लाइन जब बोली जाती थी तो बहुत तालियां बजती थी और बहुत लाफ्टर आता था। हमें रुकना पड़ता था एक आध मिनट के लिए, क्योंकि ये नाटक हम कर रहे थे 1984 में, जब देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आया था। इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, और हम तो जानते ही है कि मतलब उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल माइलेज उस चीज़ का किया। मतलब मेरा कहना यह है कि नाटक लिखा गया 60s में, हमने परफॉर्म किया 80s में, उसके बावजूद भी वो रिलेवेंट था। उसके बावजूद भी उसकी हर लाइन हमको रिलेवेंट लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलेवेंस है, ये किसी समय या दौर के अनुसार रिलेवेंट होने की कोशिश ना करने का फल है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि क्रिएटिविटी और रिलेवेंस के साथ ये जो जद्दोजहद है, ये हर लेखक की होती रहती है। जैसे मेरे इसी दिन इसी वक्त नाम के नाटक में, जो नाटक मैंने 2002 में लिखा, और फिर अभी हमने 2018 में मुंबई में उसका दोबारा मंचन किया। गैजेट्स बदल चुके थे,
उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव गैजेट्स में आएगा, डिटेल्स में आएगा, रेफरेंस में आएगा। हम जो बात कर रहे हैं वो बात टाइम और स्पेस इन दोनों को लांघ कर कहीं और जाने की कोशिश करेगी, उसे आगे बढ़ने की जब कोशिश करती है तब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो द्वैत है ये खत्म हो जाता है। ये जो द्वैत है ये खत्म हो जाता है, ये जो द्वंद्व है ये खत्म हो जाता है। और फिर मैं अपने बाहर के शोरगुल से परे होके मैं अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करता हूं और अपने अंदर की आवाज कहने की कोशिश करता हूं, फिर वो कोई सुने या ना सुने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आए ना आए, मुझे ऐसा लगता है पढ़े ना पढ़े, वो बात मुझे कहनी चाहिए। उसके अलावा इस द्वंद्व की और कोई, इस द्वंद्व का कोई उत्तर नहीं है। मेरे अपने अंदर की आवाज को सुनना और उसी आवाज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, इसके अलावा मेरे सामने और कोई चारा यहां पे नहीं होता। इस वक्त भवभूति ने जो कहा था वो मुझे बहुत ही इस पूरे द्वैत और द्वंद्व का उत्तर मुझे वहां पे दिखाई देता है। उन्होंने कहा था कि काल अनंत है, असीम है और पृथ्वी विपुल है, विपुला उन्होंने पृथ्वी के लिए कहा था। समय बहता रहेगा, वो अनंत है, असीम है, पृथ्वी भी विपुल है, बहुत बहुत बड़ी है। तुम कहते रहो, तुम्हें सुनने वाला, समझने वाला, तुम्हारी संवेदनाओं को स्वीकारने वाला समान धर्मा जो है वो कहीं ना कहीं तुमको जरूर मिलेगा। और मुझे हमेशा लगता है, कोशिश ये रहती है कि मैं उस समान धर्मा के साथ बात करने की कोशिश करूं जो पता नहीं आज मेरे साथ है या नहीं है, या कल मेरे साथ होगा, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन कहना और आउटर फोर्स से अलग होकर, बाहर के शोरगुल से दूर होकर अपनी क्रिएटिविटी को समझना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यही द्वैत और इस द्वंद्व का एक अकेला एकमात्र उत्तर है। अमोल देशमुख जी ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि समाज के लिए कला या कला के लिए समाज, इस पर हमेशा विवाद रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हमेशा से लगता है कि प्रयोजन, इस बात को लेके हमेशा से ये विवाद रहा है। लेकिन मैं हमेशा से एक बात पूछने की कोशिश करता हूं या कहने की कोशिश करता हूं कि समाज के लिए कला, कला किस चीज के लिए? हर चीज की कोई ना कोई उपलब्धि होनी चाहिए, ऐसा मानना क्या मार्केट इकोनॉमी का स्वरूप नहीं है? कला की उपलब्धि आप इन सारी चीजों में क्यों देखते हैं? 1+1=2 में कला की उपलब्धि जो है वो मार्केट इकोनॉमी की तरह हम ये करोगे तो वो होगा, ये करेंगे तो वो होगा, इस तरह से कैसे नापी जाती है? इस तरह से वो कभी नापी नहीं जा सकती। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे लिए, मतलब ये मेरा सोचना है कि मैं अपने आसपास के सराउंडिंग को, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, फिनेंशियल हो, इन सारे सराउंडिंग को मैं देखने की कोशिश करता हूं, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि वही उसकी उपलब्धि है। उसके बाय प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे, लेकिन यही उसकी उपलब्धि है और यही उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, ये मानकर मैं चलता हूं। इसलिए समाज के लिए या इस विवाद में हर कोई अपना रास्ता निकाल सकता है। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हम कला को इस्तेमाल करेंगे समाज में बदलाव लाने के लिए। वो उनकी सोच है और वो भी एक, उसका भी आदर होना चाहिए, उस सोच का भी आदर होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल कई बार हम एक ही प्रयोजन के साथ कला को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी असहिष्णुता है, ऐसा मुझे लगता है कि कला, मतलब जैसे मराठी थिएटर में हम इस चीज को हमेशा, जैसे मैंने कहा कि सोशली, उन लड़कों ने कहा कि हमारे नाटक में कोई सोशल मैसेज नहीं था, इसलिए हम महसूस करते हैं मराठी साहित्य में भी और मराठी नाटक में भी बहुत बढ़िया सस्पेंस वाला ड्रामा हमारे यहाँ क्यों नहीं है? हमारे यहाँ कॉमेडीज के अलग अलग किस्म के मतलब फॉर्म ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कला के अंदर ही, ये नाटक कमाल का है, इसको अच्छा कहना चाहिए, इसको
दुय्यम दर्जे का हम उसमें भी एक स्तर लगाने की कोशिश, हम नाटक को नाटक की तरफ देखने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हम अलग अलग नाटक के जो फॉर्म्स है, अलग अलग नाटक के जो पहलू है, उसे खोते रहते हैं। अगर हम एक लाइन में अगर सोचने की कोशिश करेंगे, हाँ, नाटक का या कला का प्रयोजन या उसकी उपलब्धि यही है और यही होनी चाहिए। जो मैक्सिम गोर्की ने फेस किया, उसने ये कहा कि पेट के अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि कला अपने आप को जानने का जरिया है, अपने सराउंडिंग को जानने का जरिया है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बरकरार रहना चाहिए। मुझे दर्श जी ने ये पूछा है कि क्या मतलब इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो राइटिंग। मुझे तो हमेशा लगता है कि राइटिंग तो ये हर रोज इम्प्रूव होने वाली और बात है कि जो इम्प्रूव होती रहती है। बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक इसको लेके एक अनुभव मैं बताना चाहूँगा। कारन जी के साथ हम लोग काम कर रहे थे, बीवी कारन जी के साथ हम लोग कर्नाटक गए थे। और आप तो जानते हैं कि एनएसडी में हम लोग मैं पढ़ रहा था, तो ऐसा थोड़ा सा लगता है। एक सेकंड ईयर में हम जब आते हैं तो हमको पूरा थिएटर समझ में आ गया, और फिर धीरे धीरे वो दिमाग से निकल भी जाता है, वो एक प्रोसेस रहता है। तो हम उस दौर से गुजर रहे थे कि भाई हमने बहुत थिएटर देखा है, हमने मॉस्को आर्ट थिएटर के नाटक देखे वगैरह 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 किए हैं। और हम गए तो वो हमको लेके गए कंपनी थिएटर के, वो एक टेंट था जहाँ पे नाटक हो रहा था। अक्कम महादेवी जी जो बहुत बड़ी संत रह चुकी है कर्नाटक और पश्चिम महाराष्ट्र की, उनके ऊपर नाटक था। तो एक हाथी आया कार्डबोर्ड का, एक हाथी आया, शायद प्लाईवुड का एक हाथी आया ऐसे, और सीन हुआ। हम बहुत हंसे, हमने कहा ये क्या है। फिर ऊपर से उन्होंने ट्यूब्स लगाई थी, जिसको उन्होंने छेद बनाए थे, जिसको टैप ऑन करने के बाद बारिश गिरी। तो हम बहुत हंसे कि अरे ये क्या है। तो हमने बहुत मजाक उड़ाया वगैरह वगैरह, क्योंकि वो उम्र भी वो थी और दौर भी वो था। खाना खाने के लिए जब बैठे तो कारन जी ने एक बात कही। कारन जी ने हम लोगों से कहा कि भैया हंसना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, बात करने का अपना अपना तरीका होता है। दर्जी उस दिन मुझे थिएटर की लैंग्वेज समझ में आ गई। हर नाटक बात करने का अपना अपना तरीका होता है। उसके बाद मेरे मन से ये पूरा जो मतलब संभ्रम था, कंफ्यूजन था, वो चला गया। ये एक्सपेरिमेंटल नाटक है, ये कमर्शियल नाटक है, ये फलाना नाटक है, ये नहीं, बात करने का तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राइटर को अपनी राइटिंग इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले ढूंढना है अपना बात करने का तरीका। और वो बात करने का तरीका, जैसे मैंने कहा, भले वो आसपास की चीजों के साथ रिलेवेंट ना हो। जैसे हमारे मराठी डायरेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर हम बड़ा अन्याय करते हैं, नाइंसाफी करते हैं हम उनके साथ, क्योंकि हमको ये बताया जाता है कि भाई सेट ऐसा होना चाहिए जो एक बस में समा सके, एक बस में आ सके। तो जाहिर है कि वो कंस्ट्रेंट जो आते हैं वो क्रिएटिव भी बनाते हैं, लेकिन फिर आर्ट डायरेक्टर को बहुत बंधन आते हैं, बंदिश आती है उनके काम पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी नाटक के फॉर्म की तरह देखकर ये नहीं कहता कि ये फॉर्म गलत है, ये सही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना बात करने का तरीका ढूंढना चाहिए, वो आसपास के थिएटर की तरह हो या ना हो या अलग हो। तो ये बात करने का जो तरीका है ना, वो पहले ढूंढना चाहिए, और उससे पहले ये जाननी चाहिए मुझे क्या बात करनी है। और जो मैंने इनर फोर्स की जो बात कही ना, ये मेरा इनर फोर्स है। इनर फोर्स से अपने इनर की जो है वो बात निकलती है। उस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए और बात करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूं कि 12 नाटक 15 नाटक लिखने के बाद भी आप जब नया नाटक लिखने के लिए बैठते हैं तो ये बैगेज काम नहीं आता। खाली पेपर या खाली स्क्रीन है कंप्यूटर का और जीरो है आप, और शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये ढूंढना, अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, और फिर अलग अलग प्लेज पढ़ के और मतलब आप उसको जान। सागर कदम जी ने मुझसे ये पूछा है कि पाहुणा नाम का जो नाटक है उसके बारे में बताओ। पाहुणा नाटक के बारे में मतलब ये जो नाटक है ये
एक तरीके से देखा जाए तो मेरा नाटक है। मैं जिस दौर से गुजर रहा था, कई बार मैं ये महसूस करता हूँ, मैं लिखता हूँ मतलब मैं क्या करता हूँ, तो मैं जिस दौर से गुजर रहा होता हूँ उसका एक रिएक्शन होता है। जैसे पहुना, मैं बॉम्बे आया पूना से और मैं एक चौल में रहने लगा, कॉमन टॉयलेट बाथरूम और वो सारा वैसा माहौल था। और मैं जिनके साथ पेइंग गेस्ट रहता था वो एक लैंड लेडी जो थी, 2 कमरों का छोटा सा घर था, एक किचन और बाहर वाले कमरे में 2-3 पेइंग गेस्ट हम लोग रहते थे चटाई डाल के। मैंने महसूस किया कि उनकी उम्र कुछ 70 साल की थी और उम्र के 24-25 साल से वो औरत अकेली थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी बेटी की डेथ हो गई और मैंने ये महसूस किया कि वो एक उनका अकेलापन है। और बॉम्बे में मैं भी अकेला था क्योंकि दिल्ली से आया हुआ था, करियर करना था, ये था, तो महसूस करता था कि लोनलीनेस है, काम मिलता है नहीं मिलता है। तो ये 2 लोनली लोग हैं, अकेले लोग हैं, वो एक दूसरे का अकेलापन कैसे बांटते हैं, इसके बारे में ये नाटक है। और ये नाटक पूरे एक स्ट्रगल की दुनिया को भी उजागर करता है और एक अकेलेपन को उजागर करता है। और उससे ये महसूस होता है इस नाटक में कि मंजिल पाना इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन सफ़र भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप सफ़र में ध्यान दो, मंजिल मिल जाती है, और ना भी मिले तो सफ़र तो खूबसूरत होता है। तो इस तरह से ये नाटक जो है, अब देखिए मैं फिर से ये कहूँगा कि अब ये नाटक जो है, उस नाटक का कई सारी चीज़ें अब शायद आउटडेटेड हो, क्योंकि उस नाटक में भी टेलीफोन बगल में है, मैं वहाँ टेलीफोन लेने जाता हूँ वगैरह, लेकिन अकेलापन जो है वो तो वैश्विक है, स्ट्रगल तो वैश्विक है। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप जब रिलेवेंट होने के लिए गैजेट्स में अटकते हैं, आसपास के सराउंडिंग में अटकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 दिन 4 दिन के लिए रिलेवेंट होते हैं, लेकिन आप उन सारी चीज़ों को जानने की और करने की कोशिश करते हैं जो सिर्फ उस टाइम के साथ रिलेवेंट नहीं है, जो अपने अंदर की बात आपके साथ हमेशा के लिए चलती रहती है। वन एक्ट प्लेस के बारे में जो है कि मैंने कुछ वन एक्ट प्लेस लिखे थे जब मैं कॉलेज में था। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने वन एक्ट प्ले लिखना क्यों शुरू किया, क्योंकि उस वक्त हमें ऐसा लगता था कि हमारा जो कॉलेज का ग्रुप था, सबको रोल चाहिए, तो रोल भी ऐसा चाहिए जो उसको सूट हो और बात भी वो हो जो हम महसूस कर रहे हो। तो ये जो सारी बात है, ये सारी बातें लिखने के लिए वैसे नाटक नहीं मिल रहे थे, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। और फिर एक पॉइंट पे आके जब मैंने तुगलक में काम करना शुरू किया दुबे जी के साथ, तो मैं ज़्यादातर बैकस्टेज का काम करता था और बैकस्टेज में बैठता था, विंग्स में बैठ के, क्योंकि मोड़ा जो है वो हिलाना, मॉब में काम करता था। तो अंदर बैठ के मैंने रिहर्सल के वक्त और शोज़ के वक्त 25 शोज़ किए। वो नाटक मैंने ध्यान से सुना और मैंने महसूस किया एक कहानी दिमाग में लाना, कुछ सीन्स क्रिएट करना, कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट करना और एप्रोप्रिएट डायलॉग देना और इम्पैक्ट क्रिएट करना नाटक लिखना नहीं है। ये हो जाता है, लेकिन इसको, ये नाटक लिखना नहीं है। उसके परे नाटक कुछ है जो तुगलक ने मैं हमेशा से महसूस करता हूँ कि तुगलक मेरे लिए वो एक ट्रेनिंग सा था। नाटक में अपनी एक बात होनी चाहिए और अपना एक बात करने का तरीका। इसलिए वन एक्ट प्लेस जब मैं लिखता था वो मैंने लिखना बिल्कुल बंद कर दिया। और जब मैंने लिखा, वो दूसरा अमोल जी के प्रश्न के साथ जुड़ता है। उन्होंने कहा कि आपके नए हिंदी नाटक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। नए हिंदी नाटक के तरफ आता हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने जो नाटक लिखा अपलक निद्राहीन जो हिंदी था, जो एनएसडी में मैंने लिखा, एनएसडी और आसपास का जो माहौल था, उस माहौल में भी वो उस समय के बारे में नाटक था, उस दौर के बारे में नाटक था। लेकिन आज भी, पिछले साल ही मुंबई यूनिवर्सिटी ने वो नाटक एक भी शब्द बदले बिना उसको प्रस्तुत किया। फिर भी लोगों को लगा कि, क्योंकि उस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ गड़बड़ चल रही थी, उनको लगा कि उस चीज को लेके मैंने नाटक लिखा है। मुझे बताना पड़ा कि ये नाटक मैंने आज नहीं, मैंने तब लिखा है 1988 में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेलेवेंस
गैजेट्स में और आसपास सिर्फ ना करे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रेलेवेंट हो जाता है। जैसे नया हिंदी नाटक है जिसका नाम है अधिपति, वो भी मैंने अमेज़ॉन पे, आप उसको पढ़ सकते हो। मैंने वहाँ पे अमेज़ॉन किंडल पे सेल्फ पब्लिशिंग में किया है। अब जैसे देखिए कि मराठी थिएटर ज़्यादातर बॉक्स सेट का थिएटर है, प्रोसिनियम का थिएटर है, और बहुत ही, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट को लेके बात करने वाला थिएटर है। लेकिन अधिपति जब मैंने लिखा तो वो पूरे कथक परंपरा पे है और पूरा मतलब कथक नृत्य को लेके है, और उसका विषय ही ये है, उस नाटक का द्वंद्व उस नाटक के अंदर ये है कि नया कथक करने वाला लड़का जो है वो कहता है कि हमारा रेलेवेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके गुरु जो है वो कहते हैं कि सोशली रेलेवेंट होने का मतलब क्या है। तो एक कलाकार और शासन के बीच में जो एक जद्दोजहद चलती रहती है, जो एक टेंशन रहता है, और दोनों एक दूसरे का कैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, कलाकार शासन का और शासक जो होता है वो कलाकार का। तो इन सारी चीजों को लेके वो है। सागर जी को ये सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक विच जनर प्लीज गेट मोर अटेंशन। देखिए सागर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस तैयार है हर किस्म का नाटक देखने के लिए। हम तैयार है कि नहीं उनको उस तरह का नाटक दिखाने के लिए, ये सवाल है। मतलब देखिए, अगर हम अपना नाटक, जैसे मैंने कहा कि बात करने का हमारा एक ही तरीका हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। हम कितने तरीके से बात करते हैं और हम कितनी बात कर सकते हैं, कौन सी बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो बात करने का तरीका ही हमें ढूंढना पड़ेगा। ऑडियंस हर चीज देखने के लिए तैयार है। देखिए ना, महाराष्ट्र में हमेशा से कहा जाता है कि कमर्शियल थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर बहुत बड़ा विवाद है, उसके ऊपर अलग बात की जा सकती है। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूं कि बैरिस्टर जैसा नाटक जो एनएसडी में हम एक्सपेरिमेंटल थिएटर के रूप में करते हैं, वो महाराष्ट्र के कमर्शियल थिएटर के गांव-गांव में खेला गया है। विजाबाई ने उसे डायरेक्ट किया था। हमीदाबाई की कोठी जैसा नाटक हो, सखाराम बाइंडर हो, वाड़ा चिरेबंदी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस देखने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि हम तैयार है कि नहीं। व्हाट जॉनर यू प्रेफर मोस्ट व्हाइल राइटिंग? मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने हर किस्म का नाटक लिखने की, मतलब इसलिए नहीं कि मुझे हर किस्म का नाटक लिखना है, मुझे वैरायटी लिखनी है। लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक कॉमिक एलिमेंट भी, मतलब दुनिया की तरफ देखने का एक चश्मा वो भी है कि जो मैं एक कॉमिक तरीके से देखूं। इसलिए मैंने हरिशंकर परसाई जी की कहानी 10 दिन का अनशन के ऊपर लड़ी नजरिया नाम का एक प्ले लिखा है, जो सटायर है, जो आउटरेट कॉमेडी है। या जॉर्ज फेदो के नाटक का मैंने एडॉप्टेशन किया है हसत खेड़त, जो कॉमेडी है। पहुना जो है वो आपको हंसाता है लेकिन सोचने पे मजबूर करता है। अधिपति जो है वो सोशल रिलेवेंस को लेके अपने आप को खोजने की कोशिश करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर मिस्ट्रीज के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई सारे जॉनर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अगर मुझे देखने के लिए आप कहोगे तो मुझे कॉमेडीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छी कॉमेडीज बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन जब मैं लिखने के लिए बैठ, ऐसा लगता है कि भले ही मैं उसे कॉमिक तरीके से, ह्यूमरस तरीके से रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी टेंडेंसी, मेरी प्रवृत्ति, या मेरा, जिसे मराठी में पिंड कहते हैं, अपने आप को लेके सोचने वाला है। तो ये जो सोचने वाला और सोचने पे मजबूर करने वाला नाटक मुझे, मतलब नॉट सोशल मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य को खुद की तरफ मुड़कर देखने को मजबूर करने वाला नाटक मुझे ज़्यादा पसंद है, जो मैं मोहन राकेश जी में देखता हूँ, जो मैं बादल सरकार जी में देखता हूँ। चिकाओ में मुझे वो देखने को मिलता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये है। मुझे दत्ता भगत जी जो है आज के मराठी के जो राइटर हैं, मैं बहुत फैसिनेट हो जाता हूँ उनसे।
उनके नाटक मुझे बहुत उनका नाटक मुझे अच्छा लगता है। मुझे चंपर देशपांडे जी के नाटक बहुत अच्छे लगते हैं, महाराष्ट्र के जो है। मुझे अंकुर जी ने जो कहानी का रंगमंच के ज़रिए जो नाटक वो लेके आए ना, वो नाटक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मतलब कहानी को एक प्लेराइट के नज़र से देख के वो नाटक बनाते हैं। वो नाटक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। इन लोगों के नाटक मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं एज ए प्लेराइट। बहुत मज़ा आता है इनके ये सारे नाटक देखने के लिए। और हाँ, एक बात है, मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि कौन सा नाटक देखा हाल में, तो हम कहते हैं कि हम तो नाटक करने वाले हैं, हम थोड़ी दूसरों के नाटक देखेंगे। लेकिन नहीं, मैं लगभग सारे 80% नाटक मैं देखता हूँ। और मैं एक हमेशा बात ये कहता हूँ कि मैं पहले राइटर नहीं था, मैं पहले दर्शक था। मेरी जीवन में जो शुरुआत हुई वो एज ए दर्शक हुई है, तो इसलिए राइटिंग जो है वो मेरे साथ जुड़ गई है और वो रहेगी, मतलब ये लेकिन देखिए ना, क्योंकि अब वो तो हमेशा रहेगी, लेकिन मेरे अंदर का जो दर्शक है वो कभी नहीं ख़त्म होगा, ये मैं हमेशा से लगता है। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया खुद को, मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी कोकोनट थिएटर ने जो दी है ना कि मतलब आप अकेले बैठे हो और आप थोड़ा सोचो आप क्या करते थे, क्या कर रहे हो और आपको आगे जाके क्या करना है। और फिर ये बात जो है वो अकेले बैठ के सोचने के बजाय अगर ये सब लोग सामने जो बैठे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं या जो लाइक्स दे रहे हैं, इनके साथ शेयर करने का जो मज़ा है वो अलग है। तो बाहर जाके चाय पानी पीने का तो मौका मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन कोकोनट थिएटर को मैं बहुत ही मतलब धन्यवाद देता हूँ कि मतलब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है, ये जानने की, ये समझने की। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।